हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। नीट एग्जामिनेशन काफी पास आ गया है, तो क्यों ना प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया जाए। तो आज मैं लेके आया हूँ नीट 2023 एग्जामिनेशन में हुए केमिस्ट्री पार्ट के सारे सॉल्यूशन। तो अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो और साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स नोट करते रहो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है असर्शन लीगल टाइप। यस बच्चों, इसमें क्या लिखा है, ए इज असर्शन एंड आर इज लीगल। हम लोगों को दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और चार ऑप्शन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आइए पढ़ते हैं असर्शन। असर्शन कह रहा है मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू कलर व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। यस, ये बात तुमको पता है, अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्सेस बनता है, ये एस ब्लॉक का है। अब आने वाले एग्जामिनेशन के लिए डिलीट हो चुका है, बट 2023 में आया था। तो यस, असर्शन तो ट्रू है हमारा। ठीक है सर, असर्शन ट्रू है। आइए देखते हैं, असर्शन तो ट्रू है। फिर अगर हम बात करते हैं रीजन की, डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड दे रखा है, ना 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 ना, अमाइड नहीं होता है, अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स होता है जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, कलर फॉर्मेशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। तो बच्चों हमारा असर्शन तो सही था और रीजन क्या है, फॉल्स। तो आइए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, मतलब सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन। अब आपको सेंटीमोलर सॉल्यूशन समझना था, सेंटीमोलर क्या होता है। आइए देखते हैं सेंटीमोलर का मतलब क्या होता है। सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100। मतलब क्या, ये 0.01 मोलर सॉल्यूशन हमें दे रखा है। किसका दे रखा है, KCl का दे रखा है। एट 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इज दिस। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 6 ओम। अरे वाह, रेसिस्टेंस भी दे रखा है। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। तो हम लोग बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, क्या, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक है, R हमें दे रखा है और अगर हम इसका अपॉन करते हैं तो ये क्या हो जाता था, 1/R इज इक्वल्स टू 1/रो L बाय A। ये बात समझ में आ गई। 1/R क्या हो जाता था, कंडक्टेंस हो जाता था। 1/रो क्या हो जाता था, रेसिस्टिविटी का ऑपोजिट यानी कंडक्टिविटी हो जाता था। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, ये दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है। यस, रेसिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, 1/R। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, ये देखो हमें कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी इसका ऑपोजिट होता है, रेसिस्टेंस दे रखा है, L बाय A फाइंड करना है। तो L बाय A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो अपॉन R। और 1/रो क्या होता है, 1/रो हमारा कंडक्टिविटी होता है, मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 60। ठीक है, इनटू 1/रो की वैल्यू क्या है, 1/0.0210। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, यानी 1.26 के आसपास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, देखते हैं। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज K is equals to A की पावर स्क्वायर B when the initial concentration of A is tripled। अच्छा, A को ट्रिपल कर दिया गया, K दे रखा है, R is equals to K A स्क्वायर B दे रखा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। A को ट्रिपल कर दिया गया, मतलब अगर मैं इसको R1 ले लूं और इसको R2 ले लूं तो A को क्या कर दिया गया बेटा, ट्रिपल कर दिया, मतलब 3A कर दिया गया स्क्वायर। और B का क्या किया गया, कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब B ऐसे ही है। तो बस सॉल्व हो गया ये। तो R2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 बाहर ले लेंगे और K ऐसे करके लिखेंगे, तो A का स्क्वायर और B। आप ऊपर से देख सकते हो ये जो है स्टेटमेंट, ये क्या इससे मैच कर रही है। तो हमारा क्या बन गया, R2 इज इक्वल्स टू 9R1। बस तो वही है, क्या सेकंड ऑप्शन देखिए, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, अगर आपको आता है तो आप कर लोगे, अगर आपने सीखा है तो आपका हो जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या हमें पता है ये किस टाइप की रिएक्शन है? अगर आपको ये नेम रिएक्शन याद आ जाएगी तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा चुटकी में। हाँ बच्चों, ये है क्लीमेंजन रिडक्शन। क्लीमेंजन रिडक्शन बच्चों, ये क्लीमेंजन रिडक्शन है जहां पे हमारा रिएजेंट क्या होता है? जिंक अमलगम होता है और साथ में कंसंट्रेट HCl होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम हमारा होता है जो एल्डिहाइड होता है यानी CHO ग्रुप होता है उसको किस में चेंज कर देना? रिस्पेक्टिव किसमें? एल्काइल ग्रुप में, मतलब एल्डिहाइड को किस में चेंज कर देना? एल्काइल ग्रुप में चेंज कर देना। आइए देखते हैं। अरे पहले में तो अल्कोहल में चेंज कर रखा है, नहीं। दूसरे में भी अल्कोहल है, नहीं। तीसरे में मिथाइल है, ना 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 ना। एक कार्बन सेंटर ये है, दूसरा कार्बन सेंटर ये, एक कार्बन सेंटर ये, दूसरा कार्बन सेंटर ये, तो मतलब 2 कार्बन की चेन है दोनों साइड, तो 2 वाला होगा। 1 2 1 2, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। जिसको ये फंडा याद था उसका ये क्वेश्चन हो गया होता आसानी से। ठीक है बच्चों, ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और दूसरी बात यह है कि एग्जामिनेशन बहुत इजी आता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, 1 मिनट से भी कम होता है एक क्वेश्चन में, तो हमें उसी स्पीड में सॉल्व भी करना है। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। अच्छा, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्या होता है? मतलब ये है कि जो हमारा जो रिएक्टेंट ले रखा है हमने और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, साथ के साथ जो रिएजेंट ले रखा है, ये तीनों के तीनों क्या हो? या फिर कोई इनमें से एक अलग फेज में हो, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, और अगर ये तीनों सेम फेज में होते हैं, मतलब तीनों सॉलिड होंगे, तीनों लिक्विड होंगे या तीनों गैस होंगे, तो वो क्या हो जाती है? होमोजीनस। इसमें से एक कभी अगर फेज चेंज होता है तो वो रिएक्शन हो जाती है हेट्रोजीनस रिएक्शन। तो हमारे पास अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन, अगर हम देखें कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। कौन सा प्रोसेस है ये? हैवर्ट्स प्रोसेस है। यस, N2 plus 3H2 gives क्या? रिवर्सिबली गिव्स 2NH3। हैवर्ट्स प्रोसेस होता था, जूनियर क्लास पढ़ा था। नाइट्रोजन गैस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, अमोनिया गैस फॉर्म होती है। बट जो हम लोग फाइनली डिवाइडेड आयरन लेते हैं वो किसमें होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये हेट्रोजीनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये असर्शन रीजन बेस है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन ए, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन क्या? डाइविंग apparatus। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है हीलियम हमारी लाइट गैस होती है और ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल की जाती है। एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है। बच्चे जो कहते हैं ना केमिस्ट्री एनसीईआरटी से नहीं आती है, बहुत गलत है। एनसीईआरटी से आती है, लाइन टू लाइन आती है, आपके सामने प्रूव हो रहा है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। यस, असर्शन तो हमारा ट्रू है। अब अगर हम रीजन की बात करें, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2 इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट। ठीक है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन O2। O2 में क्या हीलियम की हाई सॉल्युबिलिटी होती है? नहीं 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 नहीं, ये गलत है। क्यों? कहां पे लिखा है? अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, अब कहोगे सर ये बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? तो मैं कहूंगा यस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। हीलियम गैस जो होती है वो हमारे ब्लड में इनसॉल्युबल होती है। हीलियम क्या? सारी की सारी नोबल गैसेस, क्योंकि ये क्या होती है? इनर्ट इन नेचर होती है। अब जो चीज इनर्ट होगी वो तो रिएक्ट नहीं करेगी और सॉल्युबिलिटी होएगी ही नहीं, सॉल्युबल हो ही नहीं पाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, नो, गलत, बिल्कुल एनसीईआरटी का, ये बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमारा क्या रीजन? हमारा फॉल्स हो गया। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ये सेकंड ऑप्शन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, नॉट हैविंग, बच्चों आंख खोल के देखना, नॉट लिखा है, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट से ज्यादा या ऑक्टेट से कम। ऑक्टेट से ज्यादा होगा तो उसको कहेंगे हाइपरवैलेंट, ऑक्टेट से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोवैलेंट। ठीक है, आइए देखते हैं NH3 की बात करते हैं भाई। NH3 का मतलब क्या, नाइट्रोजन में 5 प्लस हाइड्रोजन के 3, हाँ भैया 8 हो गए। ठीक है, ये तो हो गया। AlCl3 इसमें 3 प्लस 3 ये तो 6 हो गया। BeCl2 की बात करें, अगर बेरिलियम की बात करें तो कितने होते हैं, 2 होते हैं प्लस 2, तो ये तो 4 हो गया। तो यस, एक हमारे पास ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसकी बात करें 4 कार्बन की वैलेंसी होती है, 4 क्लोरीन, तो हमारे पास क्या होगा 8। यस, ये भी हो गया। और इसकी बात करें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं प्लस 5 क्लोरीन जुड़ा है, तो ये तो 10 हो गया, हाइपरवैलेंट स्पीशीज हो गई, मतलब ये भी नहीं। तो 1 2 3 नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो राइट आंसर की 4। ठीक है, ये आंसर की में 4 दिया गया था। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ज्यादा इजी था। एमओ डायग्राम आपको आना चाहिए था। एमओ डायग्राम अगर आपको आना चाहिए था, अगर आता तो आपको समझ में आ जाता। एमओ डायग्राम कुछ, अगर नाइट्रोजन मतलब अगर हम 14 की बात करें तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये वाला। आप गौर से देखो तो सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। ये 4 तो ऐसे फिर रहते हैं और ये चारों के चारों इस ऑप्शन में लिखें। फिर उसके बाद कौन से आते हैं, पाई आते हैं, पाई 2px, पाई 2py, फिर इसी के क्या आते हैं, स्टार आते हैं, और इसके पहले क्या आ जाता है, z आ जाता है, जो कि कहते हैं z एक्सिस। यही खेल था हमारा 2pz, ये खेल था। तो हमको पता है यहाँ पे बीच में 2pz कहीं ना कहीं आ जाता है इनके बाद, तो ये जिसको पता था वो उसका सही हो जाता। देखो इसी में खेल कर रखा है। देखो इसके बाद इसने क्या दे रखा है, डायरेक्टली दे रखा है 9, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद अरे 2pz तो पहले इसने भर दिया, नहीं ये गलत हो गया। फिर उसके अरे इसमें भी 2pz पहले भर दिया, नहीं ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो बिल्कुल सिंपल सही है। ये तो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं ना। इसके बाद ये p स्टार वाले बनते हैं, फिर उसके बाद ये सिग्मा 2pz स्टार वाला बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। वही चीज ये लिखी थी, नाइट्रोजन का इसमें भर देते हैं, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है नाइट्रोजन का। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना इजी था, मतलब अगर तुम्हें इसमें एक चीज बस पता होती ना, तुम निकाल लेते। तुम्हें एक चीज से पता होती। देखो गौर से देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो अच्छा, डायमंड की बात करें तो डायमंड बी हमें पता है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। डी बी का 1 होना चाहिए। बी का 1 कहां दे रखा है, इसमें दे रखा है। अरे लो 50% ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, ऐसे किया जाए तो ऑप्शन एलिमिनेशन टाइम बचाया जाता है। अब देखो फिर उसके बाद हम कहां आगे बढ़े, फुलरीन की पढ़े, तो फुलरीन में एनसीईआरटी में लिखा है केज लाइक मॉलिक्यूल लिखा है, तो सी का 4th होना चाहिए। अरे वाह, बी का 1 मिल गया, सी का 4 मिल गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी हमें देखना ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें A3 की, तो कोक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिल्कुल होता है। और फिर उसके बाद अगर D2 की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, हमको पता है इसका स्लिपरी नेचर होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर की वजह से, तो इसलिए ये लुब्रिकेंट के जैसे यूज किया जाता है। सिंपल है, बहुत जल्दी, कितना 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 60 कहना चाह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन pyridine। अब बच्चों को pyridine का अगर स्ट्रक्चर पता था तो ये बनाना बहुत आसान था, बहुत इजी। इस बार बॉन्ड पूछा, अगली बार हो सकता है कि क्या पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछ ले। तो आइए देखते हैं pyridine का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ऐसे 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 ऐसे। एक कार्बन की जगह क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये बात हमको पता है। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, हमको ये बात भी बचपन से पता है। जब वो 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके एक लोन पेयर मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। तो लोन पेयर तो हमें पता है क्योंकि लोन पेयर ही पूछा गया था। तो लोन पेयर तो 1 होता है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए।
क्योंकि लोन पेयर 1 यहाँ है 1 यहाँ है, ठीक है। फिर पाई बॉन्ड की बात करें 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, तो ये 3 पाई बॉन्ड मिल गए, ये इसमें 2 है, ये भी कट गया, बचा क्या सेकंड ऑप्शन। अब सिग्मा बॉन्ड तुम काउंट कर लो, देखो यहाँ पे H भी लगे होते हैं सब जगह, H H H H H, अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हो गए। और एक बार फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 अच्छा 5 6 7 8 9 10 11, यस 11 है, आ गए, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भाई इतना इजी क्यों ही पूछते हो नीट। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अचीव करनी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा है एनायन और कैटायन, ठीक है। एनायन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। हमको पता है अगर ये आइसोटोनिक स्पीशीज की अगर बात करेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की, तो क्या होगा, जो हमारा एनायन होगा वो बड़ा होगा क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा होंगे, लेकिन कैटायन हमारा छोटा होगा क्योंकि उसमें इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो बस हमें वही देखना था। फ्लोरीन के बाद क्या आता है बेटा, नियोन आता है, फ्लोरीन नियोन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, F माइनस में कन्वर्ट होना चाहेगा, ठीक है। तो उसके बाद सोडियम की बात करें, सोडियम के पहले क्या आता है, ये Na+ बनाता है, Na+ बताता है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन क्या बनाएगा, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, N3- बनाएगा, तब जाके वो बनेगा जाके क्या हमारा नोबल गैस। और इसकी जगह ये अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2-। आपको पता है जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ज्यादा वो बड़ा होता चला जाएगा एनायन के केस में, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बात भी हमको पता थी, सिंपल था, ठीक है। मतलब एनायन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज वो उतना बड़ा होता जाएगा, कैटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर असर्शन रीजन, भाई असर्शन रीजन बहुत आने लगे हैं, ठीक है, कोई नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, एग्जाम तो पास करना ही है, ठीक है। पहला असर्शन है अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन। अरे यहीं पे गलत हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है, वो तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना टू रिक्वायर टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन। की भी केमिकल रिएक्शन में प्रोसीड करने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो जीरो कभी हो ही नहीं सकती, तो पहले ही असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया बेटा, असर्शन तो फॉल्स हो गया। रीजन की बात करते हैं, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन। बिल्कुल सही डेफिनेशन लिख रखी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो यस रीजन ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। आइए देखते हैं, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। यस थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। कितनी जल्दी हो गया, 10 सेकंड लगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो 10 सेकंड में हो जाएगा, वरना 2 मिनट में भी नहीं होगा ये, ठीक है बच्चों, हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, ठीक। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। ठीक है भाई, HBr की प्रेजेंस में हमें कराना था, तो हमको पता है यहां पे क्या हो रहा होगा। देखो O के पास क्या है, देखो इसको रिएक्शन करके करते हैं, जैसे CH3 CH CH3 CH OH और CH3। हमने क्या किया है, इसको H+Br- के साथ रिएक्ट किया, HBr लिखा है ना, ठीक है। हमको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है लोन पेयर के फॉर्म में, जो इसको अटैक करेगी और यहाँ पे H2O बनाएगा, H2O+ बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या 3 बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे ही H2O बनेगा, जैसे ये इधर इधर इधर, फिर उसके बाद CH3 और यहाँ पे CH, इधर H2O+, इधर CH3, ठीक है। अब H2O तो क्या है, वो तो ये अपने आप में स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये निकलना चाहेगा, प्लस होने के बावजूद क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके नीचे निकलना चाहेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आप ऊपर देखो गौर से, तो 2 डिग्री के कार्बन सेंटर है,
देखो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। क्या हाइड्राइड शिफ्ट करके इसको 3 डिग्री बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये वाली हाइड्राइड शिफ्ट होगी और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब CH3C प्लस इधर CH3, इधर CH2, इधर CH3। तो आप देख सकते हो 3 डिग्री कार्बन सेंटर आ गया ना बच्चों। अब जब ये आ गया तो Br माइनस है, Br माइनस यहाँ पे अटैक कर देगा और हमारा फोर्थ प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? CH3C, CH3, Br, CH2, CH3। समझ में आया? स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए थी, GOC आपने पढ़ रखी होनी चाहिए थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर, आइए देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। नजर आ रहा होगा, ठीक है। आइए क्या कह रहा है? ठीक है, फिर से असर्शन रीजन आ गया। ठीक, इन इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NFE, वैल्यू ऑफ D डिपेंड्स अपॉन n। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि इसमें डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है? वही रीजन में दे रखा है। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकता, लेकिन डेल्टा G एक्सटेंसिव है, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। और इसी के वजह से जब ये फॉर्मूला आता है, आपको याद होगा 2 इक्वेशन बनाते थे हम लोग। 2 इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते थे? डेल्टा G के फॉर्म में लिखते थे, तब जाके ऐड और माइनस करते थे। तो वहां पे इसका सिग्निफिकेंस आता था। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं डायरेक्ट कर सकते? बिकॉज ई सेल क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डेल्टा G क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। आइए देखते हैं। हाँ, फोर्थ ऑप्शन, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of assertion। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत क्या ही बोले, मतलब 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया। बॉयल्स लॉ शायद पूछा गया है, बिल्कुल बॉयल्स लॉ पूछा गया। बॉयल्स लॉ क्या होती है? P is inversely proportional to V। बस, अरे यार गैस इक्वेशन पढ़ी है ना, PV is equals to nRT पढ़ी है ना। तो ये PV is equals to nRT में एक ये भी फॉर्म आता है, याद करो। और P is directly या फिर V is directly proportional to T, ये चार्ल्स लॉ आती है, ये बॉयल्स लॉ आती है, सब चीजें बचपन में पढ़ी है। तो अगर आप इसको नीचे भेज रहे हो, मतलब V is directly proportional, P is directly proportional to 1 upon V nRT। तो आप nR को अगर कांस्टेंट रख लो, होता ही है कांस्टेंट, एक मोल के लिए ले लोगे। R गैस कांस्टेंट रहेगा, और T के साथ क्या होगी? ये तो भाई दिखा रहा है Y is equals to क्या, अगर हम बात करें 1 upon P into T, तो इसको अगर हम ऐसे प्लॉट करें Y is equals to M into X। X एक्सिस में अगर 1 upon V ले ले और Y एक्सिस में P ले ले, तो क्या आ रही है रिलेशन? स्ट्रेट की आ रही है। तो भाई देखो दो, तो ये तो गलत हो गया पहली बार। अब बचा ये और ये, लेकिन ये तो P by T में कर रखा है, नहीं गलत। P और 1 by V में अगर करेंगे तो T का हमें स्लोप मिलेगा यस। और हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो T की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? P की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्लोप बढ़ता जाएगा। तो ये T3, T2, T1, T3 सबसे ऊपर, फिर T2, फिर T1। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट वन। ठीक है, ये बात समझ में, बहुत सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे ये बहुत अच्छा टेस्ट है, ये तो हम लोग लैब में परफॉर्म भी करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्या? अगर हम सोडियम और कार्बन और नाइट्रोजन लेते हैं तो Na, और साथ में सल्फर भी होता है, तो ये क्या बन जाता है? SCN बन जाता है। अब क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा, जब आयरन आएगा तो इसको उठा ले जाएगा, क्या बना देगा? FeSCN। और ये क्या बनाता है? ब्लड रेड पीपीटी बनाता है। थर्ड ऑप्शन में दिया भी गया है, सही हो जाएगा। ब्लड रेड, देखो ऊपर लिखा भी होगा, हाँ लिखा है ब्लड रेड कलर,
ब्लड रेड कलर। आप देख सकते हो NaCN में इसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, और Fe3+ के ऊपर क्या है, 3+ है, तो 1+ इसका तो इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, बाकी का बचा 2+, तो 2+ बाहर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 3 रिएक्शन एक साथ करा दी, बहुत सिंपल है। ये देखो, ये क्या है, ये सैंडमेयर टाइप की इक्वेशन है, सैंडमेयर टाइप की रिएक्शन करा रखी है, कोई समस्या नहीं है। क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा, सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन पहले वाले में बन जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, Mg ड्राइव। इसको देखते तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए था क्या, CH3MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यस, ये R है, ये Br है, बस Mg बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इससे, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में H2O लाना है, वाटर ऐड करना है। तो अब क्या होगा, आपको पता है यहां किस तरीके से ब्रेक होता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। वाटर में H+ भी है, OH- भी है, माइनस वाला यहाँ जाएगा, प्लस वाला यहाँ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगी, साथ में MgBrOH मिल जाएगा। समझ में आया? बेंजीन रिंग कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है, यही करेक्ट। बहुत बच्चे इसमें ये ऑप्शन लगा के आ रहे हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 और ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, ये देखते ही इसको अंडरलाइन कर लिया करो, ये देखते ही इसको अंडरलाइन कर लिया करो, ये करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, करेक्ट पूछा है। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स सही होते हैं। अच्छा अच्छा, सिर्फ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? अच्छा, ये तो गलत है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, दुनिया भर की चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। ये तो स्टेटमेंट हमें गलत लग रही है। यस, ये तो गलत लग रही है। फिर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 31। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी सही है। अब देखो, बी सही है तो बी होना चाहिए, तो इसमें नहीं है बी तो ये ऑप्शन हटा दो, इसमें नहीं है बी तो ये हटा दो, अब बचे ये दोनों। अब देखो, ए हम पहले ही गलत कर चुके हैं, ए हम गलत कर चुके हैं, तो ए तो इसमें सही लिखा है, तो ये ऑप्शन भी हट गया और थर्ड ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। लेकिन हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है आगे चेक करने की। सी पढ़ते हैं, ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है और सेम एटॉमिक नंबर होने की वजह से क्या होगा, वो एक प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे, और जब वो एक प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। फिर अगर बात करते हैं ई की, तो ई क्या कह रहा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या था, रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। यस, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ये कंसीडर किया था कि एटम अल्टीमेट पार्टिकल होता है मैटर का। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें क्लियर हो गई, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 कहना चाहता है a compound is formed by 2 element A and B। ठीक है भाई, A और B, the element B form CCP का मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं FCC लैटिस FCC यूनिट सेल की बात हो रही होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, the atom occupies 1/3 of tetrahedral bond। अरे वाह, tetrahedral bond। if the formula of, अच्छा ये फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, AX BY, the value of x plus y। अच्छा, इन दोनों के कोफिशिएंट को प्लस करना है। आइए देखते हैं, FCC में n कितना होता है, FCC में n होता है 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, हमको पता है 2n होते हैं। यस, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, 2n होते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 into 4 कर दिया, तो पहली बार तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना निकला है, 8 निकला है। लेकिन क्या 1/3 दे रखा है, 1/3 ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 8 का 1/3 ही ऑक्यूपाई कर रहा होगा, मतलब 8/3 ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, तो 8/3 क्या है हमारे पास, 8/3 है A क्या है, 8/3। ठीक है, कोई समस्या नहीं। और फिर उसके बाद क्या है, B फॉर्म क्यूबिक स्ट्रक्चर। B कहां है, B का 4 है। यस, B कितना है, 4 है।
तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब क्या दिक्कत है, a बाय बी जब तुम सॉल्व करोगे, a बाय बी जैसे तुम सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा ऐसे, तो ये आएगा 8/4 × 3 मतलब 2/3 आ गया। तो a बाय बी इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया, मतलब a3b2 आ गया, a3b2 आ गया। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, तो 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। फोर्थ ऑप्शन वाज करेक्ट। सिंपल था, बहुत इजी था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इतने इजी पेपर आता है, बहुत टफ नहीं आता है। देखो क्या कह रहा है, अरे फिर वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, हम घबराएंगे नहीं। स्टेटमेंट 1 है, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अच्छा भाई ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है और ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ते थे बायोमोलिक्यूल्स में, तो हमने ये बात देखी थी कि बेस से जब शुगर जुड़ जाती है, शुगर जब बेस से जुड़ जाती है, वो भी फर्स्ट पोजीशन में, तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। फॉल्स देखते हैं, मतलब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू, अरे भाई बहुत बड़ी गलती हो जाती है अभी, अगर हम फास्फोरस एसिड ना पकड़ते। फास्फोरिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड की यूनिट होती है। फास्फोरिक एसिड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, +5 वाला है एसिड, ये +3 वाला एसिड है। बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया नीट ने, ठीक है। फास्फोरिक एसिड की बात हो रही, तो ये तो पहले, अब ये फॉल्स हो गया। बाकी सब सही लिखा है, अगर फास्फोरस की जगह फास्फोरिक होता तो ये सही होता। देख रहे हो कितनी माइन्यूट सी चीज के साथ नीट खेलता है। आपको अवेयर होना जरूरी है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। यस, आपकी यही माइन्यूट चीजों में एक्यूरेसी देखी जाएगी आगे तक, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। आइए देखते हैं क्या ऐसी कोई स्टेटमेंट है। ये सेकंड ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। फंस जाते तो गलत हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी पॉलीमर का है। क्या है देखते हैं, कह रहा है नियोप्रीन किससे बनेगी। नियोप्रीन किससे बनेगी, तो बेटा नियोप्रीन बनती है क्लोरोप्रीन से। आइए नियोप्रीन का स्ट्रक्चर देखें पहले। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नियोप्रीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी Cl, फिर उसके बाद यहां डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है नियोप्रीन। किससे बनता है बच्चे, ये क्लोरोप्रीन से बनता है। कुछ नहीं है, एक डबल बॉन्ड खुल के इधर आ गया, एक डबल बॉन्ड खुल के इधर आ गया, और ये जो खुला है तो इसके वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो ये क्या है, मोनोमर है, मोनोमर से क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। पॉलीमर क्या है, नियोप्रीन, और हमारा जो मोनोमर है वो क्या है, क्लोरोप्रीन। इसका नाम लिख लो, क्लोरोप्रीन। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 72 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 72 क्वेश्चन, अरे 72 क्वेश्चन तो क्या ही बताएं। इनर्ट पेयर इफेक्ट कितने अच्छे से पढ़ाते हैं ये सब क्लासेस में हम लोग। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने में डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये कहां आता है, समझ में आया, बोरॉन फैमिली में आता है। तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। सब खेल इनर्ट पेयर इफेक्ट का है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम इन ऑप्शंस में देखें, अरे इंडियम 3+ आएगा यहाँ पे और इंडियम +1 आएगा। +3 का स्टेबल है, नीचे है इंडियम, तो नहीं ये गलत हो गया। एल्यूमिनियम नहीं ये तो ऊपर है, +1 कैसे स्टेबल ज्यादा होगी, +3 ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। Tl की बात करें तो ये क्या है, Tl की +3, भाई ये तो नीचे है, ये नीचे
है +3 ज्यादा कैसे स्टेबल हो जाएगी? ना 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 नहीं, गलत। इसमें देखें तो यस ये सही है। ये क्या है? +1 ज्यादा है +3 से। यस, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या है ये? इनर्ट पेयर इफेक्ट का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 यहीं पे लिखा है, सम ट्रैंक्विलाइजर्स आर लिस्टेड बिलो, व्हिच वन ऑफ देम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बारबिट्यूरेट्स। बारबिट्यूरेट्स इनमें से कौन सा है? तो बेटा ये याद करने वाला था, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स लिखे हैं, पढ़ लेना आगे के लिए भी। वेरोनिल जो होता है वो एक बढ़िया ट्रैंक्विलाइजर्स है, जिनमें से वो किसी कैटेगरी में आता है? बारबिट्यूरेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूं। नेक्स्ट 74 हाइड्रोजन चैप्टर से आया, घबराने की बात नहीं, अब ये चैप्टर हट चुका है, बट अभी आया है तो देख लेते हैं कि क्या कह रहा था। हमारा कह रहा था कि नॉट करेक्ट, सबसे पहली बात नॉट करेक्ट की बात है, नॉट करेक्ट की बात है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 2 सही दिया था, मतलब डी और ई हमारा गलत था। आइए देखते हैं, डी और ई पढ़ते हैं, क्या ये गलत है? हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। नहीं 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 नहीं, जो हायर मेटल होते हैं उनकी ऑक्साइड जो होती, उनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं उनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। आपने याद होगा भाई, आप यूज करते हो LiAlH4, इसमें भी हाइड्राइड डोनर होता है, NaBH4 होता है, उसमें भी हाइड्राइड डोनर होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाते हैं टाइम के आने के बाद, है ना। तो हाइड्रोजन नहीं कर पाता है सारे मेटल से लिंक्ड जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है, the HH bond dissociation enthalpy is lowest as compared to single bond between two atom of element। अरे क्या बकवास बात कह दी इसने। नहीं, HH bond enthalpy बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। 1s ऑर्बिटल आपको पता है न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होता है, बहुत अच्छा होल्ड होता है उसके ऊपर, तो 1s की बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होगी, बहुत अच्छी पकड़ होगी, और वो क्या करेगा? बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए H2 बहुत स्टेबल होती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सही है, आप पढ़ लेना। ठीक है, वैसे ये चैप्टर अब हट चुका है नीट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 आइए देखते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल दैट विल इंक्लूड। अच्छा, तो देखो, अगर तुम जरा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हो ना, तो ये क्वेश्चन तुरंत देखते ही चुटकी में सॉल्व हो जाता। इंटरमोलिकुलर बोल रखा है, इंटरमोलिकुलर बोल रखा है, मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रखी है। आइए जरा देखें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल। क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? नहीं नहीं नहीं, कोवेलेंट बॉन्डिंग तो दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो ये तो नहीं होगा। डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, यस डिस्पर्जन फोर्सेस भी होते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस भी होते हैं। तो जहां जहां डी है वो वाला ऑप्शन कट कर दो, ये डी कट कर दो, ये डी कट कर दो, ये डी कट कर दो, बचा क्या? सेकंड ऑप्शन, वही हमारा सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। 76 क्या कह रहा है? अरे भाई 76 क्या कह रहा है? 76 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। Among the given option which will molecule act as a Lewis acid। Lewis acid क्या होते हैं? Lewis acid होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या होती है? वैकेंसी होती है, वैकेंसी होती है, यस वैकेंसी होती है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो आइए H2 ना 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 ना, 6 2 8 हो गया, OH माइनस ना 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 ना, इस माइनस की वजह से उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 5 3 8 ना 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 ना, ये तीन गलत हो गए। बचा क्या? BF3, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। BF3 हमारा क्या हो गया? एक लुईस एसिड होता है। कितना सिंपल सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन एटॉमिक मास है। अच्छा भाई, क्या लिखा है? मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, CO2 कितनी प्रोड्यूस होगी? तो आइए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं देखो तुम्हें एक चीज बता देता हूं। देखो क्या लिखा है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग प्योर लाइमस्टोन 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर। तो पहले तो इसका निकालो कि प्योरिटी कितनी है,
ठीक है, मतलब क्या कर लो, पहले देखो 20 ग्राम है, 20 ग्राम का कितना 20% जो होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, मतलब कितना 4 ग्राम प्योर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 4 ग्राम जब इसका प्योर होगा तो हमें क्या पता चल गया, अब इसका एटॉमिक वेट निकाल लो। एटॉमिक वेट निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 100 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 100। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो रहा था, अब हमें कितना निकालना है, एटॉमिक मास 40 है कैल्शियम का। क्या लिखा है, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। तो कैसे ये रिएक्शन होगी, CaCO3 विल गिव CaO प्लस CO2। CO2 निकालेगा, बस कुछ नहीं, स्टोइकियोमेट्री लगाना था। जब फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। मेन चीज ये समझनी थी कि प्योरिटी की बात कर रहा है। यस, प्योरिटी क्या कह रहा है, 20 ग्राम और 20% प्योर लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन है CaCO3, उसमें 20% प्योर है, और जो प्योर है वही तो CO2 निकालेगा। यस, तो ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो 78 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन Nm यानी नंबर ऑफ परमिशनल वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बेटा बात कर रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा है। तो हमको पता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, n = 2l+1 आता है, 2l+1 आता है, उसी को रीअरेंज बस किया गया, कुछ नहीं है। n-1 = 2l, तो l = क्या हो गया, n-1/2। डी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, l = n-1/2। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79 नंबर। अरे वाह, ये तो बहुत इजी है। 79 देखो गौर से देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, Cu2+ की और Cu+ की। ठीक है, तो हमको पता है कि जो कॉपर होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 4s1 3d10। ठीक है, अब Cu+ की बात करते हैं, Cu+ की बनती है 4s0 3d10। ठीक है, Cu2+ की बात करेंगे तो बेटा बनेगी 4s0 3d9। ठीक है, पहले ये बात हमें पता होनी चाहिए थी। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन पूछ रखा है, सबसे बड़ी हिंट तो हमें यही मिल गई, वाटर। वाटर जो जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन होगा उतने ही ज्यादा क्या होंगे, H2O के ऊपर जो लोन पेयर होंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जितना छोटा हमारा कैटायन होगा, अभी मैंने बताया था कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैटायन के ऊपर उतना ज्यादा वो क्या होता है, छोटा होता जाता है। जितना छोटा उतना ज्यादा उसको घेर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी का सॉल्युबिलिटी यानी स्टेबिलिटी वगैरह से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं। जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फिर हम उसमें किसने, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी को कंसीडर करते हैं। और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा ही वो क्या होगा, इसमें सॉल्युबल होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात हमको समझ में, हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है which one of the following statement is correct है, इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। देखो करेक्ट में पहले अंडरलाइन कर लो, करेक्ट कौन सा है। ठीक है, अब देखो all enzyme that utilize ATP in phosphate transfer requires Ca as a cofactor। अच्छा, क्या ये सही है, नहीं हमें तो नहीं सही लग रहा है, बिल्कुल हमें नहीं सही लग रहा। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, नहीं हमें नहीं सही लग रहा। भाई चेंज होती है, बिल्कुल होती है, फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, निकलता है बाहर आता है। Mg प्लेज रोल इन अ न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिशन, ये सब बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हो क्या, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और इंटर न्यूरल ट्रांसमिशन। वहां पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम का काम होता है, इसका मैग्नीशियम का काम नहीं होता है। यस, ये भी गलत हो गया। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ Mg एंड Ca इन द ह्यूमन बॉडी एस्टिमेटेड टू बी दिस। यस, ये बिल्कुल सही बात है। यस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे से
पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। अरे भाई ये क्या है, ये क्या बवाल दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट गिव, नॉट गिव है, नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर CH3CN LiNH4 रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो भाई यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये CH3CONH2 Br2KOH है, CH3CONH2 LiNH4, अरे दोनों में ही रिडक्शन होता है, यहाँ पे कुछ और बनेगा। और ये तो क्या है, हॉफमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, HBDR जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, अमाइड से अमाइन बनता है, CH3NH2 बनता है। बचा ये भाई, ये आइसोसाइनाइड है, इसका रिडक्शन करोगे तो तुम्हें मिलेगा CH3NH3। ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन सेकंड ऑप्शन से नहीं मिलेगा। ये चीज याद रखने वाली है, अगर साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा, आइसोसाइनाइड का कराएंगे तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी यानी 2 डिग्री अमाइन मिलेगा, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, द गिवन कंपाउंड, ठीक है ठीक है ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ, अरे भाई हमको पता है ये क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड पोजीशन क्या कहलाती है, एलाइलिक कहलाती है। ये वाली एलाइलिक पोजीशन होती है, तो यहां लगा हुआ कुछ भी सब्स्टिट्यूएंट यानी H होता या C होता या ये जो X है यानी हैलाइड है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एलाइलिक कहलाएंगे। एराइल हैलाइड नो, विनाइलिक हैलाइड नो, बेंजाइलिक हैलाइड नो, एलाइलिक हैलाइड यस, एलाइलिक हैलाइड। बहुत तुच्छा सवाल था, बिल्कुल 2 सेकंड में होने वाला सवाल था, ठीक है। आइए 83 की बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अरे वाह, ये रिएक्शन अच्छी थी, बहुत बच्चों का गलत भी हो गया लेकिन सिंपल थी। देखिए क्या हो रहा है, ये तरीके का कीटोनिक ग्रुप टाइप का है, तो हमको पता है एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है, कुछ इस तरीके से होती है। आइए गलत बन गया, ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है। इसके साथ क्या है, HCN की रिएक्शन है, तो बेटा क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ CN हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो CN माइनस यहाँ आएगा और H प्लस उधर जाएगा, ये बन गया। सेकेंड प्रोसेस में क्या है बच्चों, सेकेंड प्रोसेस में कंसंट्रेटेड H2SO4 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल दो यहां से या यहां से, एक H निकाल ले जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस का H2O, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिल गया। फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में अरे वाह, कंसंट्रेट H2O के साथ वाटर तो कहीं ना कहीं होगा, और हीट की प्रेजेंस में ये एल्कीन वाली रिएक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, वाटर कहीं ना कहीं होगा, तो इसका क्या हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें ऐसे 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 ये, फिर COOH मिल जाएगा। तो इस टाइप का कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा था, ठीक है। कभी भी अगर साइनाइड, देखो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तुमसे कुछ पूछा गया था, तो ये नोट बना लो, साइनाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा अमाइन, और इसी साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 84 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 क्वेश्चन कह रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो। होमोलेप्टिक का मतलब क्या है, सारे के सारे लिगेंड एक जैसे होने चाहिए, कुछ नहीं था, डायरेक्ट था। देखो जहां पे 2 तरीके के हो, अरे भाई ये देखो अमाइन भी लिख रखा है, क्लोराइड और नहीं, ये नहीं हो सकता। अमाइन लिख रखा है, कार्बोनेटो भी लिख रखा है, नहीं ये नहीं हो सकता। अमाइन लिख रखा है, एक्वा लिख रखा है, नहीं ये नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलेट लिख रखा है, ऑक्सिलेट लिख रखा है, यस, तो ये क्या है हमारा होमोलेप्टिक, बाकी तीनों क्या है, हेट्रोलेप्टिक है, ठीक है, क्लियर। वेट of 2 mole of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with in the presence of calcium oxide is, भाई सॉल्व कर लेना, 2 मोल की बात कर रहा है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था सोडियम इथेनोएट क्या होता है। CH3 देखा है तुमने, CH3COONA, सोडियम इथेनोएट होता है, 2 मोल है, 2 मोल है, इसके 2 मोल है,
किसके साथ रिएक्शन, वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अरे भाई NaOH और क्या दे रखा है, CaO दे रखा है, मतलब यहाँ पे वाटर में तो डिसॉल्व कर रखा होगा, प्लस ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ CH4 यानी मीथेन बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। एक मीथेन मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, आइए निकालते हैं, कितना, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 12 प्लस 4 16, और कितने मोल है बेटा, 2 मोल है, तो कितना आ जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा। तो 32 आंसर में है, यस 32 है आंसर में, ये मत टिक कर देना, नेक्स्ट टाइम इस टाइप क्वेश्चन है मत टिक कर देना, क्योंकि 2 मोल लिख रखा है, 2 मोल अगर इथेनॉइड लेंगे तो 2 मोल हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। ये हमारे साथ एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहां जा रहा भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, ये रिएक्शन, अब देखो ये बिल्कुल बच्चों वाली रिएक्शन, आपको ये पहचानना आना चाहिए था कि बॉन्ड क्लीवेज यहां से होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, कहां से होगा भाई बॉन्ड क्लीवेज, बहुत बड़ी समस्या है। हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और उसके बगल में क्या लगी है, रिंग लगी है, तो इससे डीलोकलाइज होंगे और स्टेबल होंगे, मतलब ये वाला बॉन्ड काफी ज्यादा स्टेबल है। जब ये स्टेबल है तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ना चाह रहा होगा, मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, तो इधर आ रहा होगा बेटा डेल्टा नेगेटिव, इधर आ रहा होगा डेल्टा पॉजिटिव। बस अब क्या था, 2 तरीके की स्पीशीज हमारे पास जनरेट हो गई, ऐसे 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 ऐसे, इधर CH2 प्लस और एक ऐसे 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 ऐसे, जिसमें क्या लगा हुआ था, O माइनस लगा हुआ था। अब क्या करना है, HI की रिएक्शन कराना है, मतलब H प्लस I माइनस, ठीक है। H कहां जाएगा, नेगेटिव साइन के पास, I कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो CH2I कहां है, CH2I बस यहां है, बस यहां है और कहीं नहीं, और साथ में OH वाला भी है, तो यस ये है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया था, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल था, बस हमें ये पता होना चाहिए था कौन सा बॉन्ड क्लीव करेगा, ऑक्सीजन के लोन पे इसके साथ इन्वॉल्व है, तो ये वाला बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जब ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो ये तो ब्रेक होगा नहीं, बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या कह रहा है, which among the following will be most readily dehydrated। अरे वाह, डिहाइड्रेशन कहां पे हो सकता है। अच्छा एक चीज तुमको याद होगा, अगर मैं बोलूं CH3 CH2 OH है, इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस है कि यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो OH है इससे एक हाइड्रोजन उड़ा के ले जाएगा। तो ऐसा किसमें सबसे अच्छे से हो सकता है, जहां पे कॉन्जुगेशन अच्छे से हो। तो आइए देखते हैं कॉन्जुगेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोक्सिल, ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा, ये वाला यहां से ले सकता है, तो मतलब क्या, किस तरीके की चेन बन सकती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरीके से बन सकता है इधर, और ये इधर बन सकता है, इधर तो CH3 लगा ही हुआ है। अरे वाह, ये तो क्या है, रिंग में कॉन्जुगेशन है, ये तो रिंग में कॉन्जुगेशन है, यस बिल्कुल सही, ये भी बन सकता है। अच्छा हम इसमें बात करें, इसमें तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, अगर यहां बन गया तो यहां कोई मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड यहां बने नहीं, ठीक है। यहां पे यहां बन सकता है या यहां बन सकता है, कोई मतलब नहीं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहां पे भी यहां बनेगा या यहां बनेगा, और ये आगे डिलोकलाइज हो नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा, बचा क्या, फर्स्ट ऑप्शन, यानी यही ऑप्शन सही था, जहां पे क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है, अच्छे से डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88 क्वेश्चन कह रहा है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात दे रखी है, कुछ नहीं था, एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस का 2.303 log बेस 10 K। अब K की वैल्यू कैसे आती है, K इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है भाई, C और D है, और रिएक्टेंट क्या है भाई, A B है, इन चारों की कंसंट्रेशन तुम्हें दी गई है, यहां से K की वैल्यू निकाल लेना। C की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, D की वैल्यू दे रखी है 3, इसकी दे रखी है 10, इसकी दे रखी है 6। क्यों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि भाई इधर भी वॉल्यूम भी सेम आएगी, इधर भी वॉल्यूम सेम आएगी, इसलिए मैं वॉल्यूम को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी लिखूं, यहाँ भी लिखूं, यहाँ भी लिखूंगा, सब जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, k की वैल्यू यहां से आ जाएगी, k की वैल्यू यहां पुट कर देना, log निकाल लेना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1381.80। ठीक है, इसमें भी एक ऑप्शन तो ऐसे कट हो रहा था कि पॉजिटिव वाला तो कट हो जाएगा, बचा इन तीनों में, तो तुम थोड़ा सॉल्व करके निकाल लेते। ठीक है, सिंपल थी अप्रोच, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था, इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है वही स्टेटमेंट बेस्ड, आइए देखते हैं। द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू, अरे भाई बायोलॉजी में हमने पढ़ा है, इकोलॉजी में पढ़ा है हमने, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट नहीं होता है यूट्रोफिकेशन, न्यूट्रिशन की एक्सेस होता है, एक्सेस होता है। जब हमारी वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यस, तो हमारे स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, तो ये वाला तो गलत हो जाना चाहिए और ये भी गलत हो जाना चाहिए। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। देखते हैं स्टेटमेंट 2 करेक्ट है इनकरेक्ट। क्या लिखा है? यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूट्रिएंट बढ़ता है, बैक्टीरियल एक्टिविटीज बढ़ती हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यस, तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है? ट्रू, और ये फॉल्स है। तो आइए देखते हैं, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अब तुम ये देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी भी आ रही है, तो अब ये नहीं कहोगे ये केमिस्ट्री बायोलॉजी लिंक्ड नहीं है। क्या केमिस्ट्री बिना पढ़े नीट हो जाएगा? ना 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 ना। क्या बायोलॉजी कम पढ़ेंगे तो हो जाएगा? ना ना, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ इंटरलिंक्ड अब आने लगा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है which among the following option is correct। करेक्ट में भाई अंडरलाइन कर लेना, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, वरना इनकरेक्ट वाले टिक कराओगे माइनस का 1 ले आओगे। ठीक है, अरे ये तो बहुत सिंपल है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस NGRT, ये हम लोग देखते आ रहे थे। तो बस क्या यही क्वेश्चन कहीं लिखी है? अरे यही तो क्वेश्चन लिखी है, लो तुमसे सॉल्व भी नहीं करवाया। वो कह रहा तुम नीट के बच्चे हो, तुम मैथ ज्यादा सॉल्व भी नहीं करो, वो मैथ का पोर्शन सिर्फ फिजिक्स में देने लगा है, तुम सिर्फ फॉर्मूले बता दो केमिस्ट्री में, अगर फॉर्मूला आता है तो तुम्हें +4 मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत रद्दी सवाल था, हमको क्या समझ में आ रहा है? हमें दिख रहा है परऑक्सो दिख रहा है, परऑक्सो का मतलब परऑक्सी लिंकेज होनी चाहिए, SOOS लिंकेज होनी चाहिए। तो ए का तो बेटा ये होना चाहिए क्योंकि और किसी में परऑक्सो लिखा नहीं है, तो ए का तो 3 होना चाहिए। ए का 3 कहां? ये दो ऑप्शन कट हो गए, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में बस हुए। ठीक है, अब देखो बी का 4 है तो डी में जाने की जरूरत नहीं है, सी और डी की बात करते हैं, सी और किसकी? डी की बात करें। सल्फ्यूरस एसिड है भाई, सल्फ्यूरस एसिड है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता है। सल्फ्यूरस एसिड में क्या होगा? एक 2 OH होंगे S के साथ और 1 S डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये बात हमको पता है। कैसे? S OH OH सल्फ्यूरस एसिड बन गया। ठीक है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, सही हो गया ये भी भाई। D का 2 हो गया, D का 2 यहां है, A का 3 यहां है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमने B और C देखा ही नहीं। ठीक है, इतना सिंपल सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 92 तक बढ़ते हैं। 92 क्या कह रहा है? टफ क्यों हो जाता है नीट का एग्जामिनेशन? क्योंकि बेटा टाइम कम रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, होता बहुत इजी। अब देखो ये कितना इजी हलवा सवाल है। क्या कह रहा है? देखो ये क्या है, कभी जीवन में तुमने पढ़ा होगा, ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। और टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके इसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। क्या कीटोन में एक्ट करता है? नहीं। ये दे रखा है हमें क्या? एल्डिहाइड, देखो H लगा है, और ये क्या दे रखा है? कीटोन। तो इससे छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा। आइए देखें, क्या इसको ऑक्सीडाइज कर रखा है? यस। और इसमें नहीं, इसमें अल्कोहल बना दिया? नहीं। इसमें इसको अल्कोहल बना दिया? नहीं। इसको दोनों में अल्कोहल बना दिया? नहीं। रिड्यूस थोड़ी ना करता है यार, टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करता है, वो भी किसको? एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड को इसमें सिर्फ कर रखा है ऑक्सीडाइज, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना इजी सवाल था। ठीक है, 93 की तरफ आते हैं। 93 क्या कह रहा है? 93 थोड़ा लर्न करने वाला था। अगर वहां पे एक चार्ट बना हुआ है, तुमने अगर देखा होगा तो ये सही हो गया होगा। प्यूमिक
स्टोन, प्यूमिक स्टोन क्या होता है, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है, वहां पे चार्ट बना है, देख लेना, ठीक है। 94 क्वेश्चन, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 to 1500 टेंपरेचर रेंज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज। तो ये थोड़ा सा याद करने वाला था और ये मेटलर्जी का था जो कि अब हट चुका है हमारे सिलेबस से, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर था, अब ये हट चुका है तो टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 95 क्या कह रहा है, 95 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, फिर इनकरेक्ट में ध्यान रखना, इनकरेक्ट की बात हो रही। all transition metal except scandium for MO oxide which are ionic। अच्छा भाई अभी देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, ये तो गलत लग रहा है हमें या फिर सही लग रहा है, all transition metal except scandium, स्कैंडियम को छोड़ के सारे क्या करते हैं, एमओ ऑक्साइड बनाते हैं जो कि क्या होती है, आयनिक होती हैं। हाँ ये बात सही है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, लाइन से एनसीईआरटी चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाई, ये ट्रू है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इन अटेन Sc2O3 to Mn2O7। अच्छा जी, ये वाली, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर Sc2O3 और Mn2O7 की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलेगी। सॉल्व करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। Sc2O3 निकाल लेना, देखो एक करके बता देता हूं। यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 6/2, मतलब क्या, प्लस 3 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 4s2 3d1 होता है क्या, स्कैंडियम प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट हो गई। वही चीज है, इसमें भी यही हाईएस्ट तुम्हें मिलेगी। देखो 14/2 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 14/2 5 हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया कि क्या ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। आइए अब गलत की बात करते हैं। अच्छा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा नहीं 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 नहीं, ये मैं अपनी क्लास में बताता हूं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितनी आएगी, देखो प्लस का 6/2 कितना आएगा, +3 आएगी। और यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 8/2 यानी +4 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ती है बेटा, बेसिसिटी नहीं बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। V2O4 डिसॉल्व इन एसिड टू गिव VO4 3-। नो, ये भी गलत है, नहीं देता है वो। V2O4 डिसॉल्वेबल होता ही नहीं है, V2O5 डिसॉल्वेबल होता है, V2O5 डिसॉल्वेबल होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक गैस, ये भी सही है। तो हमारा गलत क्या हो गया, C&D। क्या है, C&D। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये इनकरेक्ट लिखा है तो हमारी नजर जाएगी यहाँ करेक्ट में। करेक्ट मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन कौन सी है, C और D इनकरेक्ट है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार 96 क्वेश्चन तो क्लास 11 में पढ़ा था हमने, और ये क्या कह रहा था, हकल्स रूल कह रहा था। हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। काउंट कर लेना, इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे और फिर इसमें तुम्हें देखने को मिलेंगे, इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, ये भी एंटी, ये नॉन एरोमेटिक होगा। कॉट साइक्लो ऑक्टाटेट्राहीन, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और ये क्या है, एंथ्रासीन, इसमें भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो। अगर देखो एक चीज और थी, एरोमेटिक अगर देखना है तो हमें ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यस। 1 2 3 4 5, यस। 1 2 और 1 3, कितने हो गए, 1 2 3 और 4, तो टोटल 4, यस। 4 हमें फॉलो करेंगे क्या, हकल्स रूल। सब में एक एक करके ये फॉर्मूला लगाना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आ जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला आ जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये आ जाएगा एंटी एरोमेटिक, बाकी सब आ जाएंगे एरोमेटिक, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरे भाई देखो
What fraction of 1h center octahedral void lies in 1 unit cell of FCC? अच्छा भाई, हमको पता है अगर यहां पे अगर हम 4 बक्से ऐसे करके रखें, अब देखो 3D में समझना, ये थोड़ा मैं 2D में बना रहा हूं लेकिन इसको 3D में समझना। इसके ऊपर एक बॉक्स और रखा होगा, इसके पीछे एक बॉक्स और रखा होगा, तो अगर कोई आइटम हम यहां रखेंगे, कोई आइटम अगर हम यहां रखेंगे, देखो एज सेंटर दे रखा है ना, 1 एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वर्ड, 1 एज सेंटर, तो एक एज में रखेंगे तो भाई क्या होगा, अगर एक एज में रखा है तो ये इधर वाले में भी 1/4 होगा, इधर वाले में 1/4 होगा, इधर वाले में 1/4 होगा, इधर वाले में 1/4 होगा। ठीक है, तो समझ में आया 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब ये है कि एक इसके जो 1 एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अगर एज में रखते हैं तो उसके 4 पार्ट होते हैं और 4 अलग अलग क्यूब्स में वो बढ़ जाता है, तो 1/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 ये कह रहा है कि विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल क्या होता है? तो भाई एक चीज हम पढ़ाते हैं, किलेशन। किलेशन मतलब रिंग फॉर्मेशन। अगर रिंग का फॉर्मेशन करना है, रिंग का फॉर्मेशन करना है तो हमें बायडेंटेड, ट्राइडेंटेड या फिर किलेटिंग लिगेंड चाहिए। किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? जैसे कि EL, ठीक है, जैसे कि EDTA, ये सब रिंग बना देते हैं। देखते हैं किसमें दे रखा है। अरे वाह, हमें तुरंत देख के ही मिल गया कि इसमें है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट दे रखा था और है भी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सब ओपन कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये रिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट 99 की बात करते हैं। 99 क्वेश्चन में रेडॉक्स रिएक्शन था। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सही ऑप्शन ही देख लेते हैं, सही ऑप्शन ही देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन 1, 3, 8। तो एक काम करो, यहां पे 1 रखो, यहां पे 1 रखो A की जगह, B की जगह रखो 3, B की जगह 3 रखो और C की जगह 8 रखो, तो देखो सब सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी 3 रखो और यहां 8 रखो, तो आप कैलकुलेट करो, 2Cr है तो 2Cr यस मिल गए। ठीक है, ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 7 यहां से आ गए, 3 3 9 यहां से आ गए, तो 7 दूनी 14, 15 16, 16 होने चाहिए। क्या यहाँ पे 16 है? ये 4 3 12 यहां से आ गए और यहां से 4 यहां से आ गए, 8/2 4, 12 + 4 16। तो यस, ये बात सही है, हमने देखा बैलेंस करके। तो देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ते हैं और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है। अब आपने तुरंत रखा 1 3 8, अब वहां बैलेंस करने मत बैठना कि एसिडिटी से बैलेंस कर रहे हो, ओबेसिटी से बैलेंस कर रहे हो, OH ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, फिर कैंसिल, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ नहीं, ABC की वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करो और बाकी का काउंट करो कि सब आ रहा है बैलेंस की नहीं आ रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, और ये तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा इजीली सॉल्व हो गया, था थोड़ा सा टफ देखने में लेकिन इजीली हो गया। अप्रोच कैसे? इलेक्ट्रॉन से अप्रोच नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 और फाइनल क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट D। D बताना है। ठीक है, इन सीक्वेंस। ठीक, क्या दिक्कत थी इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई। ये क्या बनाएगा? ए रिडक्शन कर देगा, LiAlH4 की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा। क्या बना देगा? CH3 CH2OH बना देगा। ठीक है, H3O+। ठीक, H2SO4 के साथ क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगी, कोई समस्या नहीं। फिर HBr के साथ क्या होगा? एक इधर H जुड़ जाएगा, मतलब CH3 CH2Br जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या है? ये क्या है? वुड्स-फिटिक रिएक्शन है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अगर आप यहां तक पहुंच जाते तो आप ये रिएक्शन करा देते। क्या निकल जाएगा? Na है। इस तरीके की रिएक्शन पढ़िए, ऐसे 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 ऐसे, इधर Br लगा होता था, इधर हम 2Na लिखते थे और यहाँ पे ये जो बनाया है क्या? Br C2H5, तो भाई 2NaBr निकाल देते थे और ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या करते थे? यहां से ये C2H5 जुड़ जाएगा, साथ में 2NaBr दे देगा। वुड्स-फिटिक रिएक्शन है, कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ अंदर का ही है, सब कुछ सिलेबस का है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपली हो गया। ठीक, क्या इसके आगे कोई क्वेश्चन है? मुझे नहीं लगता इसके आगे कोई क्वेश्चन है। तो ये
हमारे पास सॉल्यूशन आ गया नीट 2023 केमिस्ट्री सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारे नोट्स बना लिए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स लिख लिए होंगे, कुछ बातें मैंने एडिशनल बोली थी वो भी आपने नोट्स बना लिया होगा। बढ़िया तरीके से अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, ऐसे और भी पीवाईक्यू सीरीज में लेके आऊंगा। ठीक है, अभी 2023 का सॉल्व किया, 2022 का सॉल्व करूंगा, 2021 का सॉल्व करूंगा, उसके साथ साथ आसपास की सारी अप्रोच बताऊंगा। अपने नोट्स तैयार कर लो, रोज रिवाइज करो और बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। नीट एग्जामिनेशन काफी ज्यादा पास आ गया है, तो लगे रहो, इस बार नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करके आना है। और ऑल द बेस्ट।